Hello everyone, welcome to Divakar Education Hub. In today's session, we will talk about structuralism. Structuralism is a literary theory. If you have any doubt or query related to our study material or courses, you can call us on 7310762592. Now let's begin today's session. पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है. As you all know that structuralism is a literary theory which was originated in France. तो फ्रांस में ये ओरिजिनेट हुई थी और ये इमर्ज हुई थी एज अ ट्रेंड इन द 1950s. और इसने न्यू क्रिटिसिज्म को चैलेंज किया था और रिजेक्ट किया था जीन पॉल सार्ट्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म को. स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा मेथड है ह्यूमन एक्सपीरियंस को सिस्टमाइज करने का जो कि वेरियस फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. वेरियस फील्ड्स जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर एट्सेट्रा. माना जाता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसका ओरिजिन हमें स्विस लिंग्विस्टिक्स थ्योरिस्ट जो हैं फर्डिनेंड डे सशोर इनके वर्क्स में मिलता है. तो हमें अगर स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब समझें कि ये क्या है तो ये एक मेथड है इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करने का किसी भी एस्पेक्ट को, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, कॉग्निशन हो, कल्चर और एक्सपीरियंस हो. कोई भी बिहेवियर, कल्चर और एक्सपीरियंस जो कि फोकस करता है किसी भी कॉन्सेप्चुअल सिस्टम के ऊपर. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें अगर लिटरेचर को समझना है, लैंग्वेज या सोसाइटी को समझना है, तो वो मेथड जो सोसाइटी, लिटरेचर और लैंग्वेज को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स, जो आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं कि कोई एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से किस तरह रिलेट करता है, वही मेथड स्ट्रक्चरलिज्म है. स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड स्ट्रक्चर से बना है. इसका जो मेन आइडिया है वो है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स इन आइसोलेशन. मतलब हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते. हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट करती है, तो हमें चीज़ों को रिलेशन में समझना है. स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी वर्ल्ड को डिवाइड करती है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी है विजिबल वर्ल्ड और सेकंड कैटेगरी है इनविजिबल वर्ल्ड. विजिबल वर्ल्ड को सरफेस स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इनविजिबल को डीप स्ट्रक्चर कहते हैं. सरफेस स्ट्रक्चर क्या है? जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारा आ जाएगा विजिबल और सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर. और जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर, जिसे हम डीप स्ट्रक्चर भी कहते हैं. स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फिजिकल एंटिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए. एज अ कॉन्सेप्चुअल सिस्टम स्ट्रक्चर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है होलनेस. तो होलनेस क्या है? अ सिस्टम फंक्शंस एज अ यूनिट, कि एक सिस्टम एज अ यूनिट फंक्शन करता है, तो यहाँ पर होलनेस है. सेकेंड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कि सिस्टम जो है वो डायनेमिक है और कैपेबल ऑफ चेंज है. इसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स विदाउट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल इंटरवेंशन. मतलब कि ये सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म. तो सबसे पहले बात करेंगे फर्डिनेंड डे सशोर की. फर्डिनेंड डे सशोर एक स्विस लिंग्विस्टिक्स हैं, सेम्योटिशियन हैं और फिलोसोफर हैं. तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो है 1916 में पब्लिश हुआ, पॉस्टमसली पब्लिश हुआ है बाय हिज स्टूडेंट्स और कलीग्स चार्ल्स बेले एंड अल्बर्ट स्केयर. तो जो ये इनके स्टूडेंट्स हैं ये इन्होंने पब्लिश करवाया था ये, और ये जो लेक्चर्स दिए थे उन्होंने फर्डिनेंड डे सशोर ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में 1906 से 1911 में, उनका ही ये आउटकम था जो ये वर्क आया था. तो अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स की. तो सबसे पहले है सेमियोलॉजी. सेमियोलॉजी क्या है? सेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ साइंस. सशोर अंडरस्टैंड करते हैं कि लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ साइंस है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल.
लैंग जो है, लैंग एक सिस्टम होता है या रूल बिहाइंड द अटरेंस हम कह सकते हैं, और पैरोल जो है वो एक्चुअल अटरेंस होती है लैंग्वेज की। तो इसे कैसे समझा हमने, लैंग एक सिस्टम है और जो एक्चुअल अटरेंस है वो क्या है, वो पैरोल है। उसके बाद है साइन, साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर क्या होता है, साउंड पैटर्न सिग्निफायर होता है और सिग्निफाइड होता है कॉन्सेप्ट, यानी जैसे कोई वर्ड है वो है सिग्निफायर और जो उस वर्ड का मीनिंग है वो है सिग्निफाइड। जैसे हमने बोला एप्पल, तो एप्पल जो हमने वर्ड बोला वो सिग्निफायर है और जो आपके माइंड में इमेज बनी एप्पल की वो है सिग्निफाइड। नेक्स्ट है सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक क्या है, हम कंपोजिशन सिंटैग्मेटिक कह सकते हैं। जब हम डिफरेंट वर्ड्स को और लैंग्वेज एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये हो जाता है सिंटैग्मेटिक। और पैराडिग्मेटिक क्या होता है, इससे बिल्कुल अपोजिट होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जब हम डिफरेंट वर्ड्स को और लैंग्वेज एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए लैंग्वेज स्ट्रक्चर में लाते हैं, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स और लैंग्वेज एलिमेंट्स को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो होता है पैराडिग्मेटिक। नेक्स्ट है सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक। तो कम्युनिकेशन में भी पेपर 1 में पढ़ा हुआ है कि सिंक्रोनस और डाइक्रोनस क्या होता है। तो सिंक्रोनिक जो सेम टाइम पर हो रहा होता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो लाइव हो रहा है, जो फ़ोन कॉल हो रही है, जैसे ये सिंक्रोनस हो गया, सिंक्रोनिक हो गया। डाइक्रोनिक क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हो चुका है तो वो हो गया डाइक्रोनिक। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं तो वो डाइक्रोनिक के अंदर आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट दिया है फर्डिनेंड डे शोर ने आर्बिट्रेरीनेस का। उसने कहा है कि रिलेशनशिप जो होती है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है कि एप्पल को एप्पल क्यों कहा जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि एप्पल को एप्पल ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा जाता है। तो इसलिए जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जो है एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं। इनको फादर ऑफ अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है या फाउंडर ऑफ अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म इनको कहा जाता है। उन्होंने थ्योरी दी साइन की। थ्योरी ऑफ साइन को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले क्वेली साइन, सिन साइन, लेजी साइन। सेकेंड पार्ट है आइकन, इंडेक्स, सिंबल, और थर्ड पार्ट है रीम, टिक साइन और आर्ग्यूमेंट। तो इनकी जो ये 3 पार्ट्स हैं ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जो हैं एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनके मेजर वर्क्स हैं द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किंगशिप 1949 में आया, द सेवेज माइंड इंपॉर्टेंट वर्क है 1962 में आया है, और नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है कलेक्शन ऑफ एसेज है। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब हम आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो उसमें भी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस को हम पढ़ते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दी हैं, मिथ एंड किनशिप का दिया है और बाइनरी अपोजिशन का दिया है। बाइनरी अपोजिशन क्या है, व्हेन अ वर्ड अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स कि जैसे डे एंड नाइट, गर्ल एंड बॉय, जो ये अपोजिट वर्ड्स हैं इनके जो रिलेशन है बीच में वो क्या है, बाइनरी अपोजिशन है। ये एक दूसरे से अपोजिट हैं तो ये रिलेशन होता है बाइनरी अपोजिशन। नेक्स्ट रशियन स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर हैं व्लादिमीर प्रोप। व्लादिमीर प्रोप जो हैं उन्होंने रशियन फोक टेल्स के बेसिक प्लॉट कंपोनेंट्स को एनालाइज किया। इनका जो मेजर वर्क है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है मोरफोलॉजी ऑफ द फोक टेल, और उन्होंने एक थ्योरी दी है जो है थ्योरी ऑफ नैरेटिव्स। नेक्स्ट है एजे ग्रेइमस। एजे ग्रेइमस ने एम्फेसाइज किया है द आइडिया दैट लैंग्वेज इज एन असेंबलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिग्निफिकेशन, विच इम्प्लाइज कि लैंग्वेज जो है कैन नॉट बी गिवन इन एडवांस बट मस्ट बी आर्टिकुलेटेड एज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है, फॉर ग्रेइमस लैंग्वेज एज टेकन ऑन बाय द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ग्रेइमस कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज सिस्टम है वो गिवन नहीं है एडवांस में, बट मस्ट बी आर्टिकुलेटेड। कि जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, जब हम कुछ भी बोल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम लैंग्वेज सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, ये गिवन नहीं है। ये कहना है एजे ग्रेइमस का।
स्ट्रक्चरल सेमेंटिक्स में एजे ग्रेइमस ने डेवलप किया था एक मॉडल नरेटिव्स का, जिसको उन्होंने एक्टेंट्स कहा। उन्होंने कहा कि एक्टेंट्स जो हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक्टेंट्स ना तो कोई नरेटिव इवेंट है, ना ही कोई कैरेक्टर है। उनके अकॉर्डिंग 6 एक्टेंट्स होते हैं। 6 एक्टेंट्स को उन्होंने पेयर किया है एज बाइनरी अपोजिट्स। फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, सेंडर, रिसीवर, हेल्पर, ओपोनेंट। तो ये उनके 6 एक्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है जिरार्ड जेनेट। जिरार्ड जेनेट फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट और रोला बार्थ और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस से ये एसोसिएटेड हैं। इन्होंने एक टर्म को अडॉप्ट किया, ब्राइकोलाज। ब्राइकोलाज जो टर्म है स्ट्राउस और बार्थ से इन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट किया है। 1970 में हेलेन सिक्सस और टेजवेट एंड टोडोरो के साथ उन्होंने एक जर्नल फाइंड किया जिसका नाम है पोएटिक। अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें तो इनका मेजर वर्क है द नरेटिव डिस्कोर्स। और नरेटिव डिस्कोर्स ये एक एसे है, इसका सबटाइटल है एन एसे इन मेथड। उन्होंने 5 मेन कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। 5 मेन कॉन्सेप्ट जो हैं यूज़ किए हैं जिरार्ड जेनेट ने इस वर्क के अंदर, नैरेटिव डिस्कोर्स के अंदर, जो है ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, वॉइस एंड मूड। नेक्स्ट है मिकाइल बख्तिन। मिकाइल बख्तिन जो है एक रशियन फिलोसोफर और क्रिटिक हैं। इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट उनका वर्क है टुवर्ड अ फिलोसफी ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयस्कीज पोएटिक्स। नेक्स्ट रेबेलियस एंड हिज वर्ल्ड एंड द डायलॉग इमेजिनेशन, जो कि पब्लिश्ड हुआ एज अ होल इन 1975। ये एक कंपाइलेशन है 4 एसेज का। तो जो की कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हेट्रोग्लोसिया। हेट्रोग्लोसिया क्या डिस्क्राइब करता है? वेरियस वेराइटीज़ का, डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ का किसी भी सिंगल लैंग्वेज के अंदर को एग्जिस्टेंस ही बताता है। मीन्स किसी भी नोवेल के अंदर, किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर वेरियस आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी, डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ मिल जाएंगी किसी भी सिंगल लैंग्वेज के अंदर। तो यही हेट्रोग्लोसिया है। उनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, पेपर पब्लिश हुआ था 1934 में, डिस्कोर्स इन द नोवेल, और उसी के अंदर हेट्रोग्लोसिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रोनोटॉप। क्रोनोटॉप को बख्तिन ने डेवलप किया है एज अ टर्म इन हिज 1937 एसे फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटॉप इन द नोवेल। उन्होंने इसको यूज़ किया है एज अ सेंट्रल एलिमेंट इन हिज थ्योरी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। Chronotrope tells how configurations of time and space are represented in language and discourse। मतलब कि क्रोनोटॉप हमें बताता है कि जो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस है वो किस तरह से लैंग्वेज और डिस्कोर्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायलॉजिज्म। डायलॉजिज्म जो है रेफर करता है लैंग्वेज की एक फिलोसफी को और एक सोशल थ्योरी को जो कि बख्तिन ने डेवलप की थी। लाइफ इज़ डायलॉजिक एंड शेयर्ड इवेंट, ये कहना है मिकाइल बख्तिन का कि लाइफ जो है डायलॉजिक है और एक शेयर्ड इवेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्निवलेस्क। कार्निवलेस्क ये रिलेटेड है कार्निवल और फेस्टिवल से, मतलब इसका मतलब है कुछ कार्निवल और फेस्टिवल टाइप। तो ये ओरिजिनेट हुआ एज कार्निवल इन प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयस्कीज पोएटिक्स और फर्दर डेवलप किया उनके दूसरे वर्क में रेबेलियस एंड हिज वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू बख्तिन कार्निवल जो है टोटलिटी ऑफ पॉपुलर रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और अदर्स, मतलब जो भी ये कार्निवल की फॉर्म्स हैं ये सब डीपली रूटेड हैं ह्यूमन साइकी के अंदर, बोथ कलेक्टिव और इंडिविजुअल लेवल पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीफोनी। पॉलीफोनी का जो लिटरेरी मीनिंग है वो है मल्टीपल वॉइसेस। ये 2 और मोर सिमल्टेनियस लाइन्स ऑफ इंडिपेंडेंट मेलोडी से बना है। क्रिटिक है रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स जो है एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है, सेम्योटिशियन है, फिलोसोफर है। उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं, सबसे पहला फुल लेंथ वर्क उनका जो माना जाता है वो है राइटिंग डिग्री 0 जो कि 1953 में पब्लिश हुआ। अदर वर्क्स हैं Mythologies 1957, System de la Mode, The Death of the Author, The Pleasure of the Text
SNZ। द डेथ ऑफ द ऑथर जो है 1968 में आया है और ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पीरियड की। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट में प्लेजर को डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, प्लेजर एंड ब्लिस। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है रीडरली टेक्स्ट, राइटरली टेक्स्ट एंड द ऑथर एंड द स्क्रिप्टर। रीडरली टेक्स्ट क्या है? जब एक रीडर कोई सेंस नहीं निकाल पाता है, कोई मीनिंग नहीं निकाल पाता है, या किसी टेक्स्ट को पढ़कर जब कोई कुछ सोचता नहीं है, जैसे ना राइट करता है कुछ, ना प्रोड्यूस करता है, तो उसको रेडीमेड मीनिंग जब मिल जाता है तो ये हो जाता है रीडरली टेक्स्ट। नेक्स्ट है राइटरली टेक्स्ट। राइटरली टेक्स्ट क्या है? जब एक रीडर टेक्स्ट को पढ़कर कुछ प्रोड्यूस करता है या कुछ सोचता है, कुछ प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसके अंदर जब होती है तो तब राइटरली टेक्स्ट होता है। मीन्स कि अब क्या होता है, अब जो रीडर होता है वो कंज्यूमर नहीं होता है, अब वो प्रोड्यूसर बन जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द ऑथर एंड द स्क्रिप्टर। ऑथर कौन होता है? जो अपनी ओरिजिनल इमेजिनेशन का यूज़ करके, अपनी ओरिजिनल इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके कुछ लिखता है, वो होता है ऑथर। और स्क्रिप्टर कौन होता है? स्क्रिप्टर होता है जो प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को कंबाइन करे न्यू तरीके से, न्यू वेज से, तो वो होता है स्क्रिप्टर। Now let's talk about the last critic of today's discussion and that is यूरी लॉटमैन। यूरी लॉटमैन का इंपॉर्टेंट वर्क है द एनालिसिस ऑफ द पोइटिक टेक्स्ट। 1976 में ये वर्क आया है। इस टाइप के वर्क्स में यूरी लॉटमैन ने डेवलप किया है सोशेरियन और सीजेक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी और एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड और कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल अस ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।